Students, bete, am I clearly audible? Wave your hand in case I am clearly audible. Very nice. So we were doing the assignment on Coulomb's law. Please pull out the assignment. Shabash. Please pull out the assignment. Look out. We were doing Coulomb's law and superposition principle assignment. Main stress was on questions, but we were also putting some emphasis on the theories. Please settle down as quickly as possible. Yes. So up to fifth question we have already covered. Let's move to the sixth question. Three charges are placed in a line. Net force is 0. This is based on which law? Coulomb's law, superposition principle, Gauss law, Ohm's law. Look here. Three charges are placed in a line, not two. Three charges are placed in a line. Net force is 0. शाबाश बेटे देखो इधर. Let me draw a line. And I have placed three charges on it. Okay? शाबाश. मैं देख रहा हूं अभी भी मेडिकल के स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं है पढ़ने में. एक सेक्शन का लेट ज्वाइन करा है, ऊपर से फिर देखो. शाबाश. दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. वी आर डिस्कसिंग MCQ 6 and there are three charges on the straight line. This one is not necessarily at the midpoint and no condition is given whether charges are equal or not equal. Now he says net force is 0. Try to understand what he says. Net force is 0. So let's talk here. Number one, suppose this is Q1. Okay. I have to make net force on Q1 0. How is it possible? Suppose करो यहां पर मैंने माइनस क्यू लगाया और ये माइनस क्यू इस +1 को इधर अट्रैक्ट करेगा. लेकिन अगर यहां पर मैं Q2 पॉजिटिव रखूंगा, पॉजिटिव, तो ये वाला Q2 Q1 को रिपेल करेगा. इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस किसी पर्टिकुलर कंडीशन में नलिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यूज ऑफ चार्जेस. याद रहे, इसको पॉजिटिव रखा, इसको नेगेटिव रखा, इसको पॉजिटिव रखा. मतलब के इस चार्ज के ऊपर 2 कूलम्स फोर्स लगे, माइनस क्यू स्मॉल क्यू द्वारा और प्लस Q2 द्वारा. दो फोर्सेस, एक रिपल्सिव और एक अट्रैक्टिव. लेकिन उसने बोला है नेट फोर्स इज 0. मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस के ऊपर करके फोर्स 0 आना चाहिए. क्या इसके ऊपर फोर्स 0 हो सकता है? बच्चा कहेगा यस सर. अगर आप माइनस क्यू की बात कर रहे हो तो माइनस क्यू को प्लस क्यू अपनी तरफ खींचेगा. बोथ आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी. और प्लस Q2 इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा. तो ये दोनों एरो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को नलिफाई कर सकते हैं. इस माइनस क्यू के ऊपर चार्ज भी 0 आ सकते हैं. पहले वाले दोनों येलो एरो भी अपोजिट आए थे. अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस नलिफाई करने के चांसेस है उनके, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ चार्जेस.
अब हम थर्ड चार्ज को लेते हैं। जब मैं थर्ड चार्ज को लेता हूं Q2, तो माइनस स्मॉल Q उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये प्लस का Q1 सिमिलर पोलैरिटी का होने की वजह से उसको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये ब्राउन एरो भी अपोजिट डायरेक्शन में आए हैं, इस चार्ज के ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो सकता है। अब इस सिस्टम के अंदर तीन चार्जेस मेरे को गिवन थे। तीनों चार्जेस के ऊपर मैंने देखा यहां भी नेट फोर्स 0 आ सकता है, यहां भी नेट फोर्स 0 आ सकता है, और यहां भी नेट फोर्स 0 आ सकता है। इसका मतलब है मैंने उसके क्वेश्चन की कंडीशन पुट करी, कंप्लीट करी। कौन सी? नेट फोर्स इज 0। याद रहे, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज इज 0 या नेट फोर्स ऑन क्यों फर्स्ट चार्ज इज 0। ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। उसने बोला नेट फोर्स इज 0। तो मतलब हमें इंडिविजुअल 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 फोर्सेस को डिस्कस करना पड़ेगा अलग अलग से, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो ये सारा पॉसिबल था, लेकिन ये पॉसिबल किस लिए था? अगर एक ही क्यूलम्स लॉ को मैं डिस्कस करता तो ये बस यही यही फोर्स हो गया होता, ये वाला तो डिस्कस ना कर पाता। क्यूलम्स लॉ लगाने के बाद उनका वेक्टर एडिशन करना पड़ा, और वेक्टर एडिशन जिस लॉ से होता है उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसका मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल नेट फोर्स हमने देखा सभी में 0 आया, तो हमने अल्टीमेटली क्यूलम्स लॉ लगाने के बाद मेनली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से और चार्जेस की पर्टिकुलर पोलैरिटीज की वजह से ये नेट फोर्स 0 हो पाया। ये तो थी एक एग्जांपल। अब मेरे से बच्चा मान लो पूछ लेता है, सर आप इस एग्जांपल की मदद को छोड़कर क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझा सकते हो? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिल्कुल समझा सकता हूं, और जरूरी भी है अगले क्वेश्चंस के लिए। सभी बच्चे ध्यान से देखें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। पहली बात, ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर वैलिड है, वैलिड ऑन वेक्टर्स। पहली बात। दूसरी बात, जिन वेक्टर्स के ऊपर ये लगेगा उन वेक्टर्स की आपस में सेम एसआई यूनिट होनी चाहिए, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी आप वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट अलग है, एक्सेलरेशन का अलग है। हाँ, फोर्स में वेट ऐड कर सकते हो, क्योंकि फोर्स और वेट दोनों वेक्टर हैं और दोनों की यूनिट सेम न्यूटन है। तो इसका मतलब वैलिड ऑन वेक्टर्स। दूसरी बात, वेक्टर्स शुड हैव सेम यूनिट्स। चलो ये तो होगी कंडीशंस, ये तो होगी बेटे कंडीशंस। अब हमने देखना है कि आखिर आखिर ये लॉ होता क्या है। ध्यान से सुना। मान लीजिए, योर अटेंशन, मान लीजिए हमारे पास ये कंसर्न्ड चार्ज है क्यू। इस चार्ज के ऊपर इस पर्टिकुलर चार्ज ने एक फोर्स लगाया, मान लीजिए वो फोर्स है F1, मैंने यहां लिख दिया। नेचुरली ये भी पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव है तो Q1 स्मॉल Q को इधर को धकेलेगा, इसी को मैंने F1 बोल दिया। ओके। मान लीजिए इसके पास एक और चार्ज है Q2, वो इस पॉजिटिव चार्ज को स्मॉल Q को ऐसे पुश करेगा। मान लीजिए इसको मैंने F2 कह दिया, तो F2 लिख दिया। इसी तरह से एक और चार्ज मान लेते हैं। मान लीजिए ये वाला चार्ज है -Q3, वो इस सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज को अपोजिट पोलैरिटी होने की वजह से अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए ये F3 है, तो इसको मैंने F3 को यहां लिख दिया। अब जितने भी ये मैंने फोर्सेस लिखे, पहली बात ये सारे वेक्टर्स हैं।
दूसरी बात, सभी की यूनिट न्यूटन है, और मैं चाहता हूं कि इस कंसर्न्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है। तो इसका नेट फोर्स निकालने के लिए मेरे को इन इंडिविजुअल फोर्सेस का, जो कि वेक्टर्स हैं, उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम। तो ये जो चीज, अगर एफ से 3 से ज्यादा फोर्स होते तो वो भी मैंने ऐड कर दिया होता। ये जो चीज मैंने बताई, इसको मैं बोलूंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइड ऑन फोर्स। अप्लाइड ऑन फोर्स। और इसी तरह से अगर मैंने वेलोसिटीज के ऊपर लगाया होता, उनका वेक्टर सम करा होता, और वी नेट वेलोसिटी निकाली होती, तो मैं इसको बोलता सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइड ऑन वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या बनी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, अगर फोर्स पे बताऊं, द नेट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर charge can be obtained by vector addition of all the forces acting on that charge. The net force on the concerned charge is obtained by vector addition of all the forces acting on the concerned charge. ये होता है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखो नाम से ही पता लगता है, सुपर पोजिशन। एक इसने इसके ऊपर सुपर इम्पोज करा, सुपर इम्पोज करते करते उनको वेक्टर्स के रूल्स के द्वारा, जो +1 में पढ़ के आए हम, ये निकालना है आंसर। ये सुपर पोजिशन। शर्त याद रहे, जो भी फोर्स ऐड करने हैं उनकी यूनिट सेम हो। कहीं फोर्स में एक्सेलरेशन ऐड कर देना। ओके, तो ये था हमारा। अब देखो बेटे, असर्शन रीजन पे आ जाओ। असर्शन रीजन, पेज नंबर सेकंड, पेज नंबर सेकंड। ओके, जिन बच्चों को ये छोटी सी बात समझ आ गई है, रेज योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। फीडबैक जरूरी है बच्चे, फीडबैक जरूरी। ओके, थैंक यू। नाउ लेट्स मूव। असर्शन में क्या बोलता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली ऑन टू चार्जेस। 7th क्वेश्चन में असर्शन में बोलता है कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस पर लगता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑन दो चार्जेस, ये असर्शन कह रहा है। रीजन कह रहा है नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। नेट फोर्स जो है वो वेक्टर सम है इंडिविजुअल फोर्सेस का, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। अब मेरे को बताओ आप क्या कहते हो? शाबाश, असर्शन सही, रीजन सही। अगर ये दोनों सही कहते हो तो 1 नंबर है आपका, एक फिंगर खड़ी करना। असर्शन सही, रीजन गलत, तो डबल सेकंड फिंगर, 2 फिंगर खड़ी करना बच्चे। असर्शन गलत, रीजन सही, तो 3 फिंगर। दोनों ही गलत, तो 4 फिंगर। बताओ आपका आंसर क्या? व्हाट इज योर आंसर? ओके, नॉन मेडिकल से मिल गया मेरे को आंसर, मेडिकल से एक सेक्शन से मिल गया, दोनों ने बचाया सही। ट्यूलिप सेक्शन में एक ने भी नहीं बताया, बाकी दोनों सेक्शनों को शाबाश। और आपका आंसर सही भी है। ट्यूलिप में एक बच्चा आखिर में खड़ा कर रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से, लेकिन उसका सही है, शाबाश। तो सभी नहीं करेक्ट। अभी तो बताया मैंने, अभी डायग्राम बनाई थी, उसमें 2 से ज्यादा चार्जेस थे। बताई थी कि नहीं? अभी डायग्राम 2 मिनट पहले बनाई थी। तो ये 2 चार्जेस पे कह रहा है, गलत। दूसरा वेक्टर सम तो टीचर ने बताया ही था अभी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन सही है। जिन बच्चों ने 3 फिंगर्स खड़ी करी उन सभी को शाबाश। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटे क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ F1 and F2 forces act simultaneously on a charge such that smaller angle between the directions of force F1 and F2 is theta, then net force can be found by using parallelogram law of vector addition. यानी वो ये कह रहा है असर्शन में, क्वेश्चन नंबर 8 में असर्शन में ये कह रहा है कि F net इज इक्वल टू F1 प्लस F2 और इसको +1 के पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते, पैरेललोग्राम लॉ एप्लीकेबल। पहले में तो वो ये कह रहा है और रीजन में ये कह रहा है कि इस नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होएगा वो ऐसे निकलेगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। अब वो पूछते कॉस थीटा कितना है, अगर ये F1 है और ये F2 है तो याद रहे बेटे इन दोनों की डायरेक्शंस में लार्जर एंगल ये होता है, लार्जर एंगल, लेकिन हमें स्मॉलर एंगल दिया हुआ है थीटा। अब बताओ बेटे चारों ऑप्शंस में से कहां पर आपकी फिंगर खड़ी होती है? शाबाश शाबाश, नॉन मेडिकल का आंसर आ चुका, नॉन मेडिकल का आंसर आ चुका। अच्छा मेडिकल, हाँ बेटे शाबाश, बहुत अच्छे, वो दोनों का। तो याद रखना बेटे वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने दो फोर्सेस ही ऐड करे थे, ये सही है आंसर। अगर दो फोर्सेस से ज्यादा हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, भाई दो फोर्सेस से ज्यादा हो तो क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ज्यादा मददगार है। तो बच्चा कहता है सर अगर दो से ज्यादा हो तो पैरेललोग्राम नहीं लगता, वो भी लग सकता है। देखो ये दो ऐड करें, ये निकाल लिया, अब इस एफ नेट को F3 में ऐड कर सकते हैं और दोबारा से पैरेललोग्राम ला लगा सकते हैं, एफ नेट डैश निकल जाएगा। यानी फिर स्टेप वाइज पैरेललोग्राम ला लगाना पड़ेगा। लेकिन इजी मेथड क्या है, अगर दो फोर्सेस से ज्यादा हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो, और वो प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल पे कैसे लगाना है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। दूसरी बात, इसको बच्चों ने गलत बताया, बताओ इसमें क्या मिस्टेक है, ये गलत है रीजन, बताओ इसमें मिस्टेक क्या है? व्हाट इज अ मिस्टेक इन दिस फार्मूला? ले कोई बता ही नहीं रहा। ओ भाई इसका फार्मूला का मिस्टेक, कोई बच्चा किसी का ब्रेन नहीं काम करता, आपको ऐसे करना है सर, माइनस का निशान शुड बी प्लस से, बस सिंबॉलिकली बताओ ना, सिंबॉलिकली बताओ, जरूरी थोड़ी है आपको माइक से ही बताना है। तो यहां पर बेटे अगर मैंने प्लस का निशान बना दिया होता तो रीजन भी सही हो जाता, मैंने जानबूझकर यहां माइनस करा। अच्छा देखिए किसी बच्चे को अगर ये फार्मूला ऐसे लिखूं, देखिए किसकी नॉलेज शार्प है। अब माइक पे आके बताना बेटे, देखते हैं कौन सा सेक्शन जीतता है। ये किस चीज का मैग्नीट्यूड होता है, ये भी एक फार्मूला होता है लेकिन किस चीज का मैग्नीट्यूड होता है? एनीबॉडी, एनीबॉडी, नॉन मेडिकल, हाँ जी नहीं बता रहे, मेडिकल माइक ऑन करके कोई बता सकते हैं बेटे? यहाँ माइनस लगाने से भी एक फार्मूला बनता है, किस चीज का होता है बेटे? तब ये होता है, ध्यान से सुनो, F1 माइनस F2 के मैग्नीट्यूड होता है, नोट कर लो, नोट कर लो सभी बच्चे जिसको नहीं पता, F1 माइनस F2। और अगर इन दोनों फोर्सेस में प्लस होता तो ये एरो वाली जगह पे भी प्लस होता। ये आप +1 में पढ़ के आए हो विद प्रूफ। ओके अब हमने असर्शन रीजन भी कर लिए, लेट्स प्रोसीड टू फर्दर। सेक्शन सी जो है केस स्टडी है हमारा बेटे, सेक्शन सी केस स्टडी। प्लीज रीड द स्टेटमेंट वंस, स्टेटमेंट को अपने लेवल पे पढ़ो सभी बच्चे। Coulomb's law, superposition principle where forces due to million charges are added vectorially. Okay, Coulomb's law plus superposition principle.
3 point charges are placed in a straight line. प्लस क्यू ओरिजिन पे, और ये क्यू d/2 पे, और ये क्यू d पे। अच्छा, फिर द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन इज 0। ओके, फिर नीचे क्वेश्चंस है। तो बेटे हम इसको करते हैं। शाबाश, योर अटेंशन। देखो, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, और आपको पता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती हैं वो ओरिजिन होता है, राइट। अब इस ओरिजिन के ऊपर उसने क्या क्या बता रखा है? ओरिजिन के ऊपर प्लस क्यू दे रखा है। तो लो, इसके ऊपर मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। ओके, फिर एक और रखा, यहां पर मान लो डी दूरी है। कितनी दूरी है? डी। यहां पर इसने चार्ज रखा है क्यू पॉजिटिव। ओके, और ये भी क्यू पॉजिटिव है। अब इन दोनों का एक मिड पॉइंट लिया हुआ है, मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट का मतलब लगभग यहां। तो इसको d/2 कह देते हैं। यहां पर उसने स्मॉल क्यू रखा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है बेटे, ध्यान से सुनो। जो चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, फोर्स ऑन प्लस क्यू एट ओरिजिन, वो 0 न्यूटन दे रखा है क्वेश्चन के मुताबिक। कहता अगर ऐसा हो तो आप मेरे को ये बताओ, राइट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ईच चार्ज, अप्लाई द सुपरपोजिशन फोर्स प्रिंसिपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, नेचर ऑफ द स्मॉल क्यू। शाबाश, कौन बच्चा बताएगा कैसे करना है? देखो बेटे, ध्यान से सुनो। आप कहोगे सर, अगर स्मॉल क्यू को आप पॉजिटिव लेते हो, और ये तो पॉजिटिव दिया ही हुआ है, अगर स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव लेते हो तो स्मॉल क्यू भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ओरिजिन वाले चार्ज पे, और दूर वाला बड़ा चार्ज भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों एरो तो एक ही डायरेक्शन में हो गए। एक ही डायरेक्शन में होने वाले फोर्सेस एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर सकते। हमें बनाना है नेट फोर्स 0। तो इन दोनों एरोज का अपोजिट होना जरूरी है, ताकि एक फोर्स दूसरे को कैंसिल कर सके। तब आप कहोगे सर ये गेम तो होगी गलत। इसका मतलब पक्की बात है कि कैपिटल क्यू को रिपल्सिव करेगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन स्मॉल क्यू नेगेटिव होना चाहिए सर, नेगेटिव। तभी तो ये स्मॉल क्यू ओरिजिन वाले चार्ज को अट्रैक्टिव करेगा। अब आप कहोगे सर ये दोनों एरो टिक वाले अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, अब इनके नलीफाई करने के चांसेस हैं। टीचर कहेगा ठीक है। तो आपको एक आंसर मिल चुका। क्या मिल चुका? माइनस क्यू, सॉरी, ये सेंट्रल क्यू की जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी नेगेटिव है। ओके, उसने क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। दूसरा पूछ रहे वैल्यू क्या है, वैल्यू। अभी लो, तो इन दोनों चार्जेस में एक फोर्स निकालते हैं। लो, क्यूलम्स ला, के क्यू स्मॉल क्यू और d/2, उसका स्क्वायर। क्यूलम्स ला लगा दिया। किसमें किसमें? जिन पे ग्रीन टिक लगाया टीचर ने, दोनों पे ग्रीन टिक। और ये फोर्स कौन सा है? अट्रैक्टिव है। अब टीचर दो जगह पर व्हाइट टिक लगा रहा है, व्हाइट टिक। इन दोनों में भी क्यूलम्स ला लगाओ, के फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। और ये रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए। लेट्स इक्वेट देम। इक्वेट कर दिया बेटे, ये कट ये कट। तो क्यू, और गौर से देखो इसको सॉल्व करते हैं। डी का स्क्वायर 4 यहां पर आ गया। इधर क्या बन गया बेटे? कैपिटल क्यू डी का स्क्वायर। डी स्क्वायर भी खत्म हो गया। इसका मतलब स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का डिवाइडेड बाय 4 मैग्नीट्यूड वाइज। और ऊपर से आप लिखोगे क्यू पोलैरिटी इज नेगेटिव। इस तरह से आपने पेपर में
दोनों फोर्सेस को इक्वल एंड अपोजिट रख के सॉल्व कर दिया। एक बात याद रहे, एक इंपॉर्टेंट बात, हालांकि मैंने नोट कर लिया था कि चार्ज नेगेटिव है सेंटर वाला, पर उसकी नेगेटिव पोलैरिटी को कैलकुलेशंस में मैंने कहीं नहीं डाला। ये याद रहे, चार्ज की पोलैरिटी को फार्मूले में नहीं पुट करना। कब? पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में। लेकिन जब कभी किसी न्यूमेरिकल की स्टेट में पोटेंशियल वर्ड लग जाए, आने वाले आने वाले आर्टिकलों में आएगा ये वर्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी वर्ड में आ जाए, किसी स्टेटमेंट में, किसी क्वेश्चन में, या निकालना हो, तब आपने चार्ज की पोलैरिटी को फार्मूलों में पुट करना है, फिर पुट करना है। और उसके बिना आपने क्यूलम्स लॉ फोर्स के ऊपर क्वेश्चन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऊपर क्वेश्चन हो, कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन हो, उनके ऊपर आपने चार्ज की पोलैरिटी को नहीं डालना है फार्मूला में। नोट कर लो ये बात, ये बात नोट कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स में जब तक पोटेंशियल वर्ड नहीं आता, तब तक चार्ज की पोलैरिटी को फार्मूलों में नहीं पुट करना। इंग्लिश में बोलूं, इन द न्यूमेरिकल स्टेट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा है? आपके एनसीईआरटी के बुक के पहला और दूसरा चैप्टर। Unless and until there is a word of potential in the statement, don't put the polarity of the charges into the calculations. और अगर पोटेंशियल वर्ड आ गया तो जरूर डालनी है। इस तरह से हमने ये एक्सप्रेशन भी लिख दिया और केस स्टडी भी कर दिया। जिन बच्चों को ये समझ आ गया क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। फीडबैक दो बच्चे, फीडबैक दो। ओके ओके, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके, डी सेक्शंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मेरा ख्याल फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने, ड्राइव की जगह एक्सप्रेस लिखना चाहिए उसको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको, राइट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू are placed on 5 vertices of a regular hexagon of L side each meter. Find the magnitude of the force on a charge small q placed at the center of hexagon. देखो क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी 6 की 6 साइड्स बराबर हों। 6 की 6 साइड्स मैंने बराबर रखी बेटे, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है रेगुलर हेक्सागन में, 6 वर्टिसेस के ऊपर चार्ज नहीं दिया हुआ, 5 के ऊपर दिया हुआ। ओके, ले लो, 1 2 3 4 और 5, 5 जगह पर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। और जो इस हेक्सागोन का सेंटर है, सेंटर क्या होएगा? जहां पर ये सारे डायगोनल कट करेंगे, वहां पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया। यस या नो? माइनस क्यू चार्ज रख दिया। याद रहे, 6th वर्टेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब वो बोलता है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज। सेंट्रल चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा? कौन बच्चा इसको बताएगा कैसे करेंगे? एनी स्टूडेंट फ्रॉम नॉन मेडिकल, मेडिकल, जल्दी बताओ बेटे, मैं आपको मौका दे रहा हूं। शाबाश। हु विल टेल दिस? हाउ विल यू सॉल्व इट?
शाबाश। मैं अपने बच्चों को प्रॉपर मौका दे रहा हूं, मेरे को कम से कम एक बच्चा तो कॉन्फिडेंट मिले। कैसे करोगे? एनीबॉडी अमंग नॉन मेडिकल हु कैन शेयर द आइडिया? बोर्ड पर आके आइडिया शेयर कर सके, नो मैटर अगर गलत भी हो गया तो भी कुछ नहीं। ट्यूलिप में कोई बच्चा आइडिया शेयर करे? नो। और दूसरे मेडिकल सेक्शन में? नो। तो को देखो बेटे, मैं आपको इसका एक इजी मेथड तो बताऊंगा ही, लेकिन आपके मन में इतनी टफ मेथड जो है वो तो स्ट्राइक करना ही चाहिए था। आप क्या कहते, मेरे को ध्यान से सुनो, आप मेरे को कहते सर देखो, पहले चार्ज का इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा दो, दूसरे चार्ज का सेंट्रल फोर्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा दो, क्योंकि इसी तरह से बाकी अट्रैक्टिव, और वो जो 5 फोर्सेस आ जाएंगे उनका वेक्टर एडिशन कर दो। कम से कम ऐसा आपको बोलना चाहिए था, तभी तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सीखे होते। शाबाश। लेकिन आपका ऐसा नहीं आया। तो कैसे करें? मान लीजिए अगर यहां पर सिक्स्थ चार्ज भी होता, सिक्स्थ भी होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आप मेरे को इमीडिएटली बोलते सर ड्यू टू ओवरऑल सिमेट्री ऑफ द फिगर सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया होता, और ये सेंटर का चार्ज सेंटर पे ही खड़ा रह जाता, मूव ही ना करता, मूव ही ना करता। ओके। अब अगर ऐसी बात है तो समझदार बच्चा कहता, ध्यान से सुनना, सर अगर आपने 6 के ऊपर हमें सिमेट्री लगा के दिखाई, तो देखो आप इस चार्ज को और इस चार्ज के द्वारा जो अट्रैक्टिव फोर्स होएगा इधर को और इधर को, वो भी तो कैंसिल हो रहा है। मैंने कहा यस, डिस्टेंस भी बराबर है, चार्ज भी बराबर है, और दो फोर्सेस अपोजिट हैं, और क्यूलम्स लॉ का फॉर्मेट ये बनेगा। अगर इसकी एक इसको अगर मैं आर बोल दूं तो आर स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर क्यूलम्स लॉ का इधर भी फोर्स उतना है, इधर भी कैंसिल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा बच्चा इमीडिएटली समझ जाएगा, सर अगर आप इन दोनों को नलीफाई कर रहे हो तो इन दोनों चार्जेस में भी तो सिमेट्री बन रही है, ये भी नलीफाई करो। ठीक है, 1 2 3 4 फोर्सेस कैंसल, आउट। लेकिन बेटे जो फोर्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, अपना कलर चेंज करते हैं, पिंक कलर से, ये वाला फोर्स, इसको नलीफाई करने वाला इधर कोई फोर्स है ही नहीं, है ही नहीं फोर्स। इसका मतलब इन दोनों चार्जेस में जो नेट फोर्स होएगा वही सेंट्रल चार्ज के ऊपर नेट फोर्स होएगा। तो नेचुरली सेंट्रल चार्ज माइनस का है, ये चार्ज प्लस का है, तो ये माइनस का चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? वेरी सिंपल, इतनी वैल्यू होगी। देखो, के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी आर ही होएगा, ये भी आर ही होएगा, और एफ क्यूलम्स लॉ लगा दी। एक बच्चा इमीडिएटली बोला सर 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 वेट, आपसे गलती होगी, ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है? नहीं बेटे, चार्ज की पोलैरिटी तो क्यूलम्स लॉ में लगानी ही नहीं, अभी अभी बताया। और नेगेटिव भी है तो उसको फोर्स की डायरेक्शन जजमेंट करने के लिए लेना है, ना कि उसकी नेगेटिव पोलैरिटी को कैलकुलेशन में माइनस क्यों नहीं पुट करना कभी भी। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। ओके बेटे, लेकिन याद रहे ये ऐसे जो जैसे टीचर ने सॉल्व करा है, ऐसे अगर आप पेपर में शॉर्ट में एक्सप्लेन करोगे, ऐसे लिख दिया साइड में, तो 3 नंबर के मार्क्स में 1 नंबर देकर चला जाएगा वो। आपको पेपर में एक्सप्लेन करना है, इसका नाम देना है F1, इसका नाम देना है F2, F1 एंड F2 कैंसल ईच अदर, दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन।
फिर आपने पेपर में बताना है, क्या चीज बतानी है बेटे, आपने बताना है F3 and F4 are equal and opposite. They also mutually cancel each other. Only force which is not nullified, that force is F, and it can be calculated by applying the Coulomb's law, and hence the answer of the net force is this. इतनी इंग्लिश लिखोगे तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। जिन बच्चों को इसका आंसर लिखना समझ आ गया, टीचर को फीडबैक देंगे, प्लीज रेज योर हैंड बच्चे, प्लीज रेज योर हैंड। ओके ओके। अब हमारा इस असाइनमेंट में लास्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो उसका नाम। टू स्मॉलर स्फीयर्स हैविंग ईच मास इतना and charge itna are suspended by from a point by insulating threads each of length 1 meter long but of negligible mass, यानी धागे बहुत हल्के हैं। if the angle theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium, show that this। देखो ध्यान से, योर अटेंशन, ऐसा क्वेश्चन है ये बेटे। यहां से भाई ध्यान से देख लो बच्चे, आप देख नहीं रहे, मैं देख रहा हूं। यहां से हमने दो धागे ऐसे बराबर के लिए, बहुत हल्के हल्के धागे हैं, और इन दोनों धागों पे हमने किनारों पर, आखिरी वाले किनारों के ऊपर 2 चार्जेस लगा दिए, और उनके मास भी बराबर है ऊपर से। ये एम मास का क्यू चार्ज, ये एम मास का क्यू चार्ज। तो मासिस की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होएगा, लेकिन चार्जेस की वजह से रिपल्सिव फोर्स होएगा, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल को हम नलिफाई कर देंगे यहाँ पर। तो इस स्फीयर ने इसको इधर धक्का मारा, इस स्फीयर ने इसको इधर धक्का मारा, और ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो ये थोड़ी थोड़ी देर में ये फिगर कैसा दिखेगा, ये फिगर थोड़ी देर में ऐसा दिखेगा। फिर वो कहता कि जो ये दोनों 1-1 मीटर की लंबाई है दोनों की, L इज इक्वल टू 1 मीटर। फिर वो कहता बेटे ध्यान से सुनो, कहता जो सेंटर में आप एक लाइन लगाओगे ना वर्टिकल, ये लगा दी मैंने, देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये लगा दी। कहता उससे इधर भी एंगल थीटा है, हाँ ईच थ्रेड लिखा हुआ है, इधर भी एंगल थीटा है, और ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को धक्का मारते हुए यहां पर खड़े हो गए इक्विलिब्रियम। अब वो कहता अगर ये सारी चीज है तो आप मेरे को प्रूव करो, वैक्यूम के अंदर है सारा सिस्टम, तो मेरे को अब प्रूव करो। कहता क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा, और फिर से यहां पर एक बार फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर प्रूव करना। शाबाश, कोई बच्चा मेरे को आइडिया दे सकता है कैसे होएगा? एनी बॉडी हु कैन गिव मी द आइडिया, कैसे होगा ये क्वेश्चन? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटे? देखो मैं हूं टीचर, आपके सर भी टीचर हैं, हमने तो चुटकियों में बता ही देना है, लेकिन पेपर हमने नहीं देने ना, थिंकिंग तो आपकी डेवलप होनी चाहिए। शाबाश, जोर लगाओ, कैसे कर सकते हैं? प्लीज स्ट्रेस योर ब्रेन। नीचे सरेंडर होकर ना बैठो यार, छोड़ो सर ने बताई, ऐसे नहीं, जोर तो लगाओ आप कम से कम, कैसे हो? शाबाश शाबाश। नॉन मेडिकल में कोई बच्चा?
ओह, निगाहें नीची हैं। अरे नजरें नीचे करने की जरूरत नहीं है, आप तो प्यारे बच्चे हो हमारे। आपको क्या हम, आप आंखें तो ऊपर रखो कॉन्फिडेंस से। नहीं हुआ तो नासी। हाँ ये देखो गुड़िया आई है, एक प्यारी सी गुड़िया। आजा बच्चे, देखें कैसे करती है। क्या करोगी बेटे? सर टेंशन के कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे। ओके ओके ओके। तो ये एक आइडिया आपका मैंने पकड़ लिया, और कुछ कहना चाहते हो? नीचे एम जी लगेगा और राइट हैंड साइड एम जी, फिर वो बैलेंस हो जाएगा। एफ इक्वल टू टी साइन थीटा एंड एम जी इक्वल टू टी कॉस थीटा। ओके, बैठो बच्चे, शाबाश। इस गुड़िया ने जो मेरे को बोला मैं आपसे शेयर करूंगा अभी, जरूर करूंगा। और इसको शाबाश भी है, काफी हद तक इसने सही बताया। मेडिकल में एक बच्चा कोई बताना चाहे? नो वन। ट्यूलिप में कोई? तो नॉन मेडिकल में एक गुड़िया ने शेयर करा। देखो बेटे ये गुड़िया क्या कहती है। कहती सर आपका ये जो चार्ज है ना, क्यों, ये आपकी क्लासमेट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आपकी क्लासमेट ने जो सही आइडिया कैप्चर करा, वो कह रही है सर ये जो क्यू है ना आपका, ये कई फोर्स लगने के बावजूद रेस्ट पे रुक गया। और इसका मतलब है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन फिर भी कई फोर्स लग रहे हैं। मैंने पूछा कई फोर्सेस लग रहे हैं, तो शी शुड हैव आंसर्ड, और बता ही देती अगर मैं पूछता। वो कहती सर हाँ जी इसके ऊपर तीन फोर्स तो लग ही रहे हैं कम से कम। मैंने कहा तीन फोर्स लग रहे हैं, कौन से? ये ठीक है मैं मानता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, रुक गया है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन कौन से तीन फोर्स लगेंगे? तब उसका आंसर होता है, ध्यान से सर, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से, किसी एक को पकड़ लो। मैंने कहा चलो इधर का पकड़ लेते हैं, बताओ कौन से तीन फोर्स? तो उस बच्ची का आंसर होता मेरे को, सर इसके ऊपर एक फोर्स तो आप व्हाइट कलर से दिखा दो, जिसको आप टेंशन इन द स्ट्रिंग बोलोगे, धागे धागे में तनाव आएगा। और आपको पता होनी चाहिए प्लस वन की नॉलेज के मुताबिक, धागे में तनाव की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ होती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन इज ए वन काइंड ऑफ फोर्स, टेंशन का यूनिट न्यूटन होता है। दूसरा बच्चा बोलेगा सर आपको पता है ना, आपने इसका मास भी दिया हुआ है, और नीचे को लगने वाला फोर्स वेट होगा, वेट, mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और तीसरा इस गुड़िया ने मेरे को बोला होता, सर ये चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल करा होता क्यूलम्स फोर्स के द्वारा, सिमिलर चार्जेस रिपेल इच। ओके। तो जब इस बच्चे ने इतना बोला, ध्यान से सुनना, फिर ये क्या कहती है इसने। अब यहां से इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता। एक तो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या बताया टीचर ने? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, जो इस गुड़िया ने नहीं बताया। दूसरा इसने बोला है सर कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट मेथड, जो इसने बताया। लेकिन बेटे याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जाकर अपना प्लस वन रिवाइज करना। इसको लेमी थ्योरम भी बोलते हैं, LAMI, लेमी थ्योरम। ओके। तो ये आपने जाकर रिवाइज करना है। तो क्योंकि इस गुड़िया ने कंपोनेंट मेथड बोला, तो मैं अंदाजा लगाता हूं कि सर ने कंपोनेंट मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दी होगी, तो मैं उसी से सॉल्व करा देता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से सुनना, और मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगाऊं, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि पैरेलल लाइनों को ट्रांसवर्सल कट करे। क्लियर है? तब क्या होता है बेटे? तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये थीटा और थीटा डैश और ये थीटा इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स। अब ध्यान से सुनो, इसी थीटा डैश को मैं यहां पर बना रहा हूं, ये देखो, ये बना दी।
थीटा लिख दिया। अब कंपोनेंट करने हैं, कंपोनेंट कौन से फोर्स के कंपोनेंट करे जाते हैं? हमेशा याद रखना, उस फोर्स के कंपोनेंट करना हमेशा फायदेमंद रहता है जो फोर्स नाइदर वर्टिकल हो नॉर हॉरिजॉन्टल। तो बच्चा कहेगा सर वेट तो वर्टिकल है, मैं नहीं करता इसकी, आपकी आपकी हिदायत के मुताबिक। और क्यूलम्स फोर्स हॉरिजॉन्टल है, मैं इसके कंपोनेंट भी नहीं करता। लेकिन टेंशन है ना, जो नाइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, इसके कंपोनेंट करते हैं। ओके, तो जब इसके कंपोनेंट करें तो मैंने इधर परपेंडिकुलर ड्रा करा और इधर परपेंडिकुलर ड्रा करा। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला है बच्चे, वो बन गया टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला है वो टी कॉस थीटा बन। सर आपको कैसे पता लगा इधर वाला कॉस थीटा बनेगा? भाई जिस तरफ एंगल टच करा होता है ना, +1 याद करो, जिस तरफ एंगल टच करा होता है वो कोसाइन कंपोनेंट होता है, जिस तरफ नहीं टच करा हुआ थीटा वो साइन कंपोनेंट होता है, हमेशा याद रखो। ओके सर, इधर को कौन सा फोर्स लगाओगे? मैंने कहा बेटे क्यूलम्स फोर्स। सर उसकी तो वैल्यू भी आप रख सकते हो। मैंने कहा रख देते हैं। तो कितनी रखोगे सर? मैंने कहा अभी लो, आप इतने डिस्टेंस को ले लो सर, इसको आप ना एक्स मान लो यहां तक, तो उधर वाला भी सिमेट्रिकली एक्स होएगा। तो आप कहोगे सर ये जो फोर्स है ना आपका, क्यूलम फोर्स होगा के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, एक्स प्लस एक्स, 2x का स्क्वायर आएगा। मैंने कहा ठीक है। बच्चा कहेगा सर वेट डाउनवर्ड है। मैंने कहा ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर नेट फोर्स तो इसके ऊपर 0 है ना, आपने ही बोला था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाँ जी। तो फिर सर ये दोनों फोर्सेस आपस के में बराबर होंगे। मैंने कहा ठीक है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। सर ये दोनों हॉरिजॉन्टल भी एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। मैंने कहा ये भी लिख दो, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये वाला लिख रहे हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन, गौर से देखो, 4x स्क्वायर। सर अब आप इनको डिवाइड कर दो। ओके डिवाइड कर देते हैं। tan थीटा, टेंशन कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी और 4x स्क्वायर। सर यहां से आप क्यू स्क्वायर निकाल लो, निकाल लेते हैं। तो क्यू स्क्वायर कितना लेगा, इसको सारे को इधर ले जाओ। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी 4x स्क्वायर tan थीटा और डिवाइडेड बाय क्यूलम्स कांस्टेंट के। लेकिन ये जो क्यूलम्स कांस्टेंट के है ना, मैंने अभी इसको इधर ही रखा, इधर ही रखा, इधर यहां लगा के रखा मल्टीप्लाई। पर सभी बच्चों को पता है क्यूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने इसी को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगले स्टेप में मैं इसको इधर ले जाऊंगा। गॉट इट? अब एक चीज देखो, पूरे आंसर को मैच करवा के देखो, ये एक्स का सिंबल फालतू आ रहा है हमारे पास आंसर में, एक्स नहीं, वहां तो एल चाहिए, एल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स और एल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो। लो, ये एल है, ये एक्स है, और ये थीटा है, और ये 90 डिग्री है, और साइन थीटा निकाल दो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज, सॉरी। बहुत से बच्चों को लगता है परपेंडिकुलर ये होता है, गलत। कंसर्न्ड एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। कंसर्न्ड एंगल थीटा है हमारा, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एल साइन थीटा। इस एक्स की वैल्यू को यहां रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 mg, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसका, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन है क्रॉस पोजीशन करके उधर जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और इसको इससे मैच करवा के देखो। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड। बेटे एक बात बहुत अच्छी, रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरी नॉलेज को आपने सुना है, आपकी नॉलेज तब होएगी जब इसकी प्रैक्टिस करोगे। और सभी बच्चों को ये लास्ट वाला एक क्वेश्चन, इतना कम होमवर्क कोई टीचर नहीं देता जितना मैं दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन नेक्स्ट पीरियड तक होना चाहिए। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर ये आप पर्टिकुलरली चेक करना कि हमारे बच्चे काम भी करते हैं कि काम चोर हैं घर जाकर। ये अकेला फोर्स, इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखना है, कॉपियों में सॉल्व कर लेना है। अब पीरियड को वाइंड अप करने से पहले एक अपने बच्चों को प्यारी प्यारी सजेशन, बहुत कीमती सजेशन, आपको वेक्टर चैप्टर का एक एक पॉइंट द्वारा पढ़ना है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनके आपस में रिलेशंस, यूनिट वेक्टर्स का कुछ टेक्निक्स, डॉट प्रोडक्ट के दोनों तरीके, क्रॉस प्रोडक्ट के दोनों तरीके, करेक्ट, उनके ऊपर कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपने देखनी है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, ये सारी चीजें आपने देखनी। लेकिन वेक्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज काम आती है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैं एक बार आपको बता दूं, नहीं तो मेरे को फिर आने वाले चैप्टरों में प्रॉब्लम आएगी। बस 2 मिनट और चाहिए, बस 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। देखो बेटे, अगर ए वेक्टर इधर हो ना और बी वेक्टर इधर हो, शाबाश ध्यान से सुनना, और उन दोनों की डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल ये हो थीटा, तो इसकी जो एडिशन होती है ना, ए प्लस बी वेक्टर की एडिशन, उसको हम आर वेक्टर से लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर से। और अगर मैं यहाँ ए के पैरेलल लाइन लगा दूं और बी के पैरेलल यहां लाइन लगा दूं, तो जो मैं इस वक्त पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रा करूंगा, डायगोनल ये वाला, इस डायगोनल को बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल, और ऊपर से नीचे को आने वाले डायगोनल को बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। जो प्राइमरी डायगोनल है ना, वो हमें इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन देता है। तो इस आर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर ट्वाइस ए बी, उन दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल जो भी दिया हुआ है थीटा, उसका कॉस थीटा अंडर रूट। लेकिन इसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? आप चाहे इधर एंगल बना लो चाहे इधर, मान लीजिए मैंने इधर अल्फा एंगल बना दी, उधर चाहता तो बीटा बना देता, तो मैं कहूंगा कि मैं आपको अल्फा एंगल सिखा दूंगा, आप अपने एक गिवन वेक्टर से अल्फा एंगल बना दो। अल्फा एंगल को निकालने का तरीका सुनो, tan अल्फा निकाल लो पहले, फिर इस ब्रैकेट का tan इनवर्स कर देना। ब्रैकेट कैसे याद करनी है, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा भूलते हैं ये बच्चे। जिस तरफ ये एंगल टच कर रहा हो, टच ए और बी में से जिनको ऐड करना, उसमें से हमारा कंसर्न एंगल किसको टच कर रहा है, ए को, उसको, उसके मैग्नीट्यूड को यहां लिखना है। जिसको नहीं टच कर रहा बी, वो यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है, और यहां tan के सामने साइन थीटा कॉस थीटा लगाना है, और यहां पर प्लस लगाना है। ये जरूर लिख लो, याद कर लो। और एक बात, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर, योर अटेंशन, मैंने ये सेकेंडरी डायगोनल बना दिया होता, सेकेंडरी, तो इसको एस वेक्टर से लिखते हैं, और एस वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है। तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट। और एक चीज देखो, एस किधर को जा रहा है, इधर को, ए वेक्टर किधर को जा रहा है, ए वेक्टर इधर को। अगर इन दोनों की डायरेक्शन में मैंने अल्फा डैश बना दिया, अल्फा डैश, चाहे ऐसे यहां लिख दो और वर्टिकली अपोजिट यहां भी लिख सकते हैं, तो अल्फा डैश जो है ना, वो एस की डायरेक्शन दे देगा। अल्फा डैश का फार्मूला याद कर लो, बिल्कुल सेम फार्मूला
बस प्लस की जगह माइनस कर दो, बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा। देखो इन दोनों फार्मूलों में यहां भी माइनस और यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, और यही तीन एरो इधर प्लस में। तो टीचर ने आपको वेक्टर्स का एडिशन, दो वेक्टरों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही डायग्राम में बता दी। मेरे कहने पर आप घर जाके इसको कॉपियों पे लिख लेना फॉर्म। जिनको ये समझ आ गए हैं प्लीज रेज योर हैंड। बेटे एक अब मैं पीरियड वाइंड अप करने लगा हूं, लेकिन उससे पहले लास्ट बात करने लगा हूं। लास्ट, मेरे बच्चों ने तीनों सेक्शनों में आज एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने शरारत करी हो, एक भी। कमाल हो गया। सभी बच्चों ने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना। सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से क्लैप फॉर योर सेल्फ टूडे। पर्टिकुलर देखो मैंने ये बात कभी नहीं कही, आज तो आपने बहुत बढ़िया सुना लेक्चर। थैंक यू। ओके सर।